अस्सलाम वालेकुम गाइस। होपफुली आप सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपना टाइम। आज की जो हमारी सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज। एंड इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है इसमें हम रिव्यू करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर न्यूजीलैंड टूर 2024। सो हमारे साथ मौजूद हैं असद अली, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बहुत शौक से क्रिकेट देखते हैं और इनके एनालिसिस काफ़ी मशहूर हैं इस मामले में। तो असद, हम आपको वेलकम करते हैं। एंड और हम स्टार्ट से ही माइक अ, आपको देते हैं और आप सबसे पहले अपने इनिशियल थॉट्स हमारे साथ शेयर करें कि ये स्क्वाड देख के आपको कैसा फील हुआ है और क्या उम्मीदें हैं आपको इस स्क्वाड से। जी वालेकुम सलाम। कवि साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी, स्क्वाड देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारी टीम स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी तो आपको पता ही होगा, न्यूजीलैंड की मेन प्लेयर्स तो आईपीएल खेलने गए हुए हैं। और जो उनकी सी टीम या डी टीम आप कह लो, वो यहाँ पर आई हुई है हमारे मुल्क में। आई होप हम अच्छा क्रिकेट खेलें, सिर्फ यही हमारी उम्मीद है। ऐसा फैन, आपको पता ही है कि हमारे इतने अरसे बाद जो हमारी क्रिकेट करियर में जो स्टार्ट हुआ है आ नई टीमें बाहर से, तो आई होप कि आगे हमारे लिए अच्छी टीमें और भी आए, इस तरह बी और सी स्क्वाड्स ना आए, अच्छे प्लेयर्स भी आए। पर देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। जी जी, हम सब यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिले। लेकिन इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करते हैं। इस तरह के पिछले दिनों काफी तहलका मचा रहा और काफी ये कि न्यूज़ एक चलती रही हमारी कैप्टनसी को लेकर टीम की। हमने देखा एक तरफ शाहीन अफरीदी का इशू चलता रहा और मैनेजमेंट भी हमारी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। जो हमने देखा हफ्ता या 2 हफ्ता बीच में काफी वैक्यूम रहा और उसमें फिर सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी अपनी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि इसको बनाया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। लेकिन अभी बाबर आजम दोबारा इस टीम को लीड करने आ गए हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? शाहीन को क्यों हटाया गया, बाबर आजम को क्यों लाया गया? नहीं, देखिए, बाबर आजम को क्यों हटाया गया, जिस तरह हटाया गया वो तो आप सबके सामने है कि वो थोड़ा हम्म। अनफेयर लगा। कि लेकिन रीजन उनके बिहाइंड एक बड़ी वजह जो आपको पता है कि आप उनको काफी सारे वर्ल्ड कप, एक बड़ा एशिया कप का टूर्नामेंट और एक T20 वर्ल्ड कप, उसको तीन बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर कैप्टेंसी दी गई थी, जिसके अंदर वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सका। इस वजह से तो रीजन बनता ही है, लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया वो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल था, जिसके ऊपर सारी दुनिया ने भी आवाज उठाई कि यार, आप एक कितना बड़ा प्लेयर है आपका, और उसके ऊपर आप इस तरह से उसको कैप्टेंसी से हटा रहे हैं। ये हमारे थ्रू आउट आपको पता है क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम के साथ होता क्या है, कैप्टेंसी के साथ होता यही आया है हमेशा से। तो देखते हैं अब आगे। बाबर आजम को पहली तो ये मेरे ख्याल से कैप्टेंसी लेनी नहीं चाहिए थी। इतना बड़ा बर्डन, क्योंकि अभी आपको पता ही है रिसेंटली उनकी फॉर्म वापस आई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर है। ईएसएल में उनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है। तो एक बर्डन अपने ऊपर फजूल का ले लेना, मेरे ख्याल से उनको अपनी तरफ से सोचना चाहिए था। लेकिन खैर, अब वो बन गए हैं। बनना मेरी तरफ से, और जैसे सब कह रहे हैं कि शाहीन को कंटिन्यू रखना चाहिए था। काफी लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से रिजवान का नहीं, शाहीन को अगर आपने बैक किया था इतने अरसे बाद एक यंग बॉलर के हाथ में अगर आपने कप्तानी दी थी, तो उसको बैक करना चाहिए था। एक न्यूजीलैंड की सीरीज देख के आपने उसको हटा दिया, तो आई थिंक उसके लिए भी एक ये थोड़ी सी नाइंसाफी कहेंगे। रिजवान के लिए आप कह सकते हैं कि पीएसएल के किन्होंने बैक टू बैक अपनी टीम को फाइनल तक लेके आए, उनकी कैप्टेंसी पे भी कोई शक नहीं किया जा सकता। पर मेरे ख्याल से कि शाहीन अफरीदी को बैक करना चाहिए था, उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए था, और वो अच्छे कप्तान साबित होते। लाहौर कलंदर्स के लिए वो बहुत अच्छी कप्तानी कर चुके हैं कुछ सीजन में। पिछले में लास्ट सीजन का अच्छा नहीं रहा, पर वो तो चलता है, आपको बैट फेज आता रहता है। न्यूजीलैंड की भी जो सीरीज थी उसके अंदर भी उनसे काफी मिस्टेक्स हुई, लेकिन वो यंग कप्तान है, वो सीखते। आपने बाबर आजम को अगर इतना चांस दिया था, तो आपको शाहीन अफरीदी को भी थोड़ा रिले करवाना चाहिए था, थोड़ी ज्यादा उनके साथ सपोर्ट दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखाई। तो अब बाबर आजम के ऊपर है कि उन्होंने कैप्टेंसी अपने ऊपर ली है, तो अपने बर्डन साथ बैटिंग के ऊपर उनकी कितना फर्क पड़ता है उससे, ये अब देखा होगा। आई होप वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी कैप्टेंसी दे, हमारे लिए कप लाए।
पर ये बोझ उनके ऊपर रहेगा और ये उनको हॉन्ट भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि हमने पहले भी देखा कि शुरू में तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस सही रही, लेकिन फिर कैप्टेंसी के प्रेशर की वजह से वर्ल्ड कप्स आए और एशिया कप आए, उनकी प्रेशर की वजह से हमने देखा कि परफॉर्मेंस में उनकी काफ़ी फर्क पड़ा था। और दूसरी जो बात आपने पॉइंट रेज किया वो भी बहुत वैलिड था कि शाहीन अफरीदी एक यंग स्टार है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए था इस सिचुएशन में। और एक सीरीज के ऊपर आप बिल्कुल। किसी को भी जज नहीं कर सकते। बाबर आजम को आप एक लंबे अरसे तक सपोर्ट करते आए, उसके बैटिंग फेज में भी और कैप्टेंसी के फेज में भी, और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए और बहुत एक वैल्यूएबल एसेट बन के वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हमारे सामने आए। और जो दूसरी आपने बात की कि शाहीन अफरीदी ने एक अच्छी तरीके से टीम को लीड किया और लाहौर कलंदर्स को उन्हें टूर्नामेंट जितवाए हैं, तो ऑब्वियसली ये काफी लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग चीज है कि अचानक से उनको हटा दिया गया। और आई मीन अगर इसका जाहिर सामने कोई इफेक्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकली इफेक्ट टीम के एटमोसफेयर के ऊपर लाजमी पड़ेगा। कि हमने देखा कि बैटिंग में हमारे पास बाबर आजम स्टार रहे हैं काफी अर्सा पिछला, और दूसरे एंड पे शाहीन अफरीदी बॉलिंग में लीड करते रहे पूरी टीम को। तो अब ये दोनों एंड से जो लीड्स हैं और इनकी कैप्टनसी का इस तरह का इशू है, तो आई होप कि इस तरह के इनके दिल में कोई बात ना हो, लेकिन जो अवाम ने जिस तरह इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, तो ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट उनके ऊपर काफी पड़ता है। तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे कि अब ये टीम साइकोलॉजिकली कैसे है और किस तरह ये आगे चलेगी और किस तरह ये मैचेस खेलेगी? साइकोलॉजिकली तो पता नहीं। फिटनेस ट्रेनिंग के लिए फिलहाल काकूल कह रहे थे सारे, आपको पता ही है। आई होप सारे फिट हों। देखें, इतने अरसे बाद जब वापिस आप एक आपसे चीज ली गई हो, आप दोबारा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आए, उन्होंने खुद ली है। और जाहिर बात है, उन्होंने अपनी तरफ से भी कोई, मेरे ख्याल से तो बाबर आजम ने कंडीशंस रखी होंगी काफी सारी। ऐसे तो नहीं उनको वापस एकदम से ले आया गया होगा, उन्होंने भी अपने कोई कंसर्न्स दिखाए होंगे कि यार मेरे मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे लेके चलना है, तो आप मुझे अथॉरिटी दो थोड़ी। तो अथॉरिटी देखें उनके पास शुरू से रही है, उन्होंने हम्म। अपनी मर्जी से टीम खिलाई है। आप अपने प्लेयर्स को बैक करते हुए आए हैं वो शुरू से। तो अथॉरिटी की बात तो उनसे की नहीं जा सकती, क्योंकि उनके ऊपर उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी रही है इस मामले में। तो बाकी अब साइकोलॉजिकली उनके ऊपर प्रेशर किस तरह हैंडल करते हैं, ये अब बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो अपना प्रेशर किस तरह हैंडल करता है। हम बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते आए हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। आप ग्रेट कैप्टन इस तरह बनते हैं। आप सबसे बड़ी मिसाल हमारे नेबर्स MS धोनी की है। वो किस तरह बिल्कुल अपनी टीम को लेके चले थे और कहाँ से कहाँ उठा के उन्होंने अपनी टीम को लेके गए। तो वो साइकोलॉजिकली बंदे को खुद तैयार होना पड़ता है, और ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। शाहीन शाह अफरीदी भी एक यंग कप्तान अच्छा बन सकते थे, आपको एसेट बन सकते थे, लेकिन आपने उनको नहीं चांस दिया। तो खैर, अब बाबर के ऊपर जिम्मेदारी है। हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है इस एरा का। हमारे मेरे ख्याल से तो जो बैट्समैन है, प्रॉपर एक हमें स्टार मिला है। हमारी खुशकिस्मती है, वरना हम 10 साल से जिस तरह हमारी क्रिकेट पिछली आप देखते आए हैं 2010 के बाद से जो स्कैंडल वगैरह हुए, उसके बाद जिस तरह हमारा डाउनग्रेड आया, तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो हमारे लिए तो ये एक हीरा है। बहरहाल, देखते हैं वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं। साइकोलॉजिकली उनको टेस्ट तो होगा उनके लिए। ये सीरीज भी जो अभी न्यूजीलैंड की स्टार्ट हुई है, इसमें भी उनको पता लगेंगे अपने क्या उन्होंने आगे किस तरह प्लानिंग करनी है। मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनको बैक करें और जो वो प्लान करें फाइनली इस वर्ल्ड कप में अपना एक 100% दें, और अल्लाह करे हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आए। बिल्कुल जी, हम दुआ गो हैं कि हमें एक अरसे बाद कोई बहुत बड़ी खुशी मिले इस वर्ल्ड कप की सूरत में। लेकिन बाकी चीजें डिस्कस करने से आमीन पहले आमीन। हम थोड़ा सा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाबर आजम हमें जैसे पता है वो वापस भी आ चुके हैं और एज अ कैप्टन भी है, लेकिन जो एक बड़ी अनाउंसमेंट है, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, वो है आमिर की वापसी। और इस पे तो काफी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आमिर अब आपके पास आ चुका है, तो बाकी बॉलर्स किस तरह एडजस्ट होंगे, क्योंकि शाहीन, हारिस, नसीम, इतने ज्यादा बॉलर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, वसीम जूनियर। तो आमिर की वापसी है, आमिर लाजमी टीम का पार्ट होंगे, तो कौन बैठेगा इनमें से? मेरे ख्याल में तो हारिस रऊफ को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि नसीम आपका एक बहुत वैल्यूबल प्लेयर है। राइट आर्म आपको जरूरत है क्योंकि एक साइड पे आपके पास लेफ्ट आर्म है। तो शाहीन और हारिस किस तरह एडजस्ट होंगे सारे स्क्वाड में? हारिस की तो वैसे भी इंजरी हुई हुई है। वो शायद ना ही खेलें ये पूरी सीरीज, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने उनको इस तरह खेलने से मना किया हुआ है फिलहाल।
देखते हैं वो किस तरह, अभी तो नहीं लेकिन अगले वर्ल्ड कप में, आने वाले वर्ल्ड कप में किस तरह स्क्वाड में हिस्सा लेंगे, उस पे कंसर्न ज्यादा है। फिलहाल तो अभी चांस दिया जाएगा आमिर को। मेरे ख्याल से जो इतने अरसे बाद वो आए हैं, वापसी अपनी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो उनको पूरे मैचेस देंगे मैनेजमेंट। और कप्तान भी उनके साथ मेरे ख्याल से तो यही पहली बात है, ड्रेसिंग रूम अब शेयर कर रहे हैं इतने अरसे बाद, तो दोबारा जिस तरह आपको पता है उनके बीच में जो स्टोरी चलती आई है, हम उस पर हम्म। नहीं जाते। बहरहाल अब जारी बात है, आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करना पड़ेगा। अब एक साथ होके टीम के लिए खेलना पड़ेगा। अब वो पीएसएल वाली कहानी तो नहीं है कि आप अपनी अपनी बिल्कुल। फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे, अब आपको टीम के लिए सोचना है, अपने मुल्क के लिए सोचना है। तो अब अपनी इको को साइड पे करके आमिर को खिलाना पड़ेगा इनको 5 मैचेस में। और मेरे ख्याल से प्रॉपर मौका देना चाहिए अब इतने बरस बाद। हमें भी जो उनका टैलेंट वो दिखाते हुए आए हैं, काफी अरसे से उन्होंने, जो शुरू में लोग कहते थे वो अपने टैलेंट के साथ नाइंसाफी कर चुके हैं, लेकिन अब वो आस्ता आस्ता जिन्होंने थोड़ा बहुत इंसाफ करना शुरू किया है, तो आई होप कि वो आने वाले जो दिनों में अपने टैलेंट को दोबारा अच्छा निखार के हमें पेश करें। बाकी शाहीन अफरीदी और नसीम शाह साथ उनके देंगे, ये तो प्रॉपर हमारा ट्रियो बनेगा। और आई होप ये वर्ल्ड कप में भी हमारा इसी तरह ट्रियो जाए, तो हमारी एक लीथल बॉलिंग बन सकती है, काफी हम्म। परेशानी हो सकती है बाकी मुल्कों के लिए। बाकी इमाद ऐसा स्पिनर, बिल्कुल उनको भी चांस दिया गया है, वो भी इतने अरसे बाद वापस आए हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो खास तौर पे पीएसएल में आखिरी 4 मैचों में थी वो आउटस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा उनके ऊपर मैनेजमेंट पे प्रेशर आया उनको वापस लेने के लिए। उन्होंने रिटायरमेंट भी इसीलिए वापस ली क्योंकि उनको बार बार अप्रोच किया जा रहा था। और आप देखा जाए तो आपको नवाज जो हमारे मेन लीडिंग स्पिनर रहे हैं, बाबर आजम के फेवरेट भी रहे हैं, वो काफी अच्छा हमारा मैच विनर भी रहा है, लेकिन उसकी जो फॉर्म है आपके सामने है, वो पीएसएल में भी काफी बिलो एवरेज रही है। और हम्म। उससे पहले भी जो वर्ल्ड कप्स वगैरह जो बिल्कुल। गुजर चुके हैं, एशिया कप में भी आपके सामने परफॉर्मेंस है। तो नवाज के बजाय हमें जाहिर बात है इमाद के साथ जाना ही था। ये तो ऑन द कार्ड था, आप सबके सामने है, क्योंकि पीएसएल में भी हमारे पास ऐसा कोई स्पिनर नहीं आया सामने जो हमें थोड़ा यानी ऐसा लग सके कि जो अच्छा लग सके, जिसको हम फौरन अपनी टीम का प्लान का हिस्सा बना सकें। तो इसलिए इमाद को वापस लाया गया है। और साथ शादाब तो हमारे जो लेग स्पिनर रहे हैं, उसामा मीर की जगह, उसामा मीर की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी रही है, लेकिन जाहिर बात है अब इतने अरसे से शादाब जो है टीम का हिस्सा भी है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी उनका ज्यादा है, तो इसलिए उनको प्रेफर किया गया है। यप। आ, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि हमारा माशाल्लाह बॉलिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, स्पिन साइड भी हमारी थोड़ी सी बेहतर है। आ, इसमें और बेहतरी हो सकती थी, लेकिन हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक वो बेहतरीन है इस वक्त। लेकिन मुझे जो इस वक्त टीम की स्ट्रक्चर देख या टीम का स्क्वाड देख के वो लगता है कि हमारा जो इस वक्त वीक साइड है वो बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी बन रही है अभी। जितने भी प्लेयर्स हैं, हम अगर किसी पे भरोसा कर सकते हैं इन सब बैट्समैन में से, तो एक वो बाबर आजम ही है। उसके बाद कोई खास इस तरह का प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें कि यार ये हमें एंड तक बचा लेगा और एक मैच पूरा निकाल देगा। और अगर हम बैटिंग को डिस्कस भी करते हैं, हमारे पास बाबर आजम, फखर जमान है और आजम खान है, लेकिन फखर जमान को आप कैसे देखते हैं इस स्क्वाड में? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस्मान खान की। उस्मान खान अपना हम्म। यूएई का कैरियर छोड़ के जो पाकिस्तान बिल्कुल। में उन्होंने पाकिस्तान टीम ज्वाइन करने का फैसला किया, ये सबसे पहले तो उनको अपलॉड करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इतने अरसे बाद वो अपने एक सेटिंग कर चुके थे, यूएई क्रिकेट के अंदर अपनी एक जगह बना चुके थे। लेकिन जब वो पीएसएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो हमारी मैनेजमेंट ने उनको अप्रोच किया और कहा कि हमारी तरफ से खेला जाए। तो सबसे पहले उनके लिए हमें को खुशी होनी चाहिए कि अच्छा प्लेयर है वो, हम देखते आए हैं जहाँ तक। बाकी ये है कि फखर जमान से तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद था कि वो स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे, लेकिन मुझे बहुत ही हैरानी हुई जब उनका स्क्वाड में नाम अनाउंस किया गया, क्योंकि पीएसएल के अंदर जो थी उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने थी, उससे पहले भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल डिग्रेड होती गई है। लेकिन वो फिर भी हमारे प्लान का हिस्सा रहे हैं। लोग, मैं जब भी देखता हूँ जितने भी फेसबुक पे हो गया, आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हो गया, वो सारे बैक कर रहे होते हैं, फखर जमान हमारा मैच विनर है, उसका दिन आएगा तो वो खेलेगा। ये कौन सी मेंटेलिटी है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये कहाँ की क्रिकेट हम कौन सी खेलना चाह रहे हैं कि यार आप एक पूरे क्रिकेट अपनी एक टीम का जो है प्रोस्पेक्टिव एक ऐसे बंदे के ऊपर रखेंगे कि यार उसका दिन आएगा तो वो खेलेगा। तो क्या होगा अगर उसका दिन ना आए, अगर उसके वर्ल्ड कप में एक भी दिन उसका ना आया, तो मतलब पूरी पाकिस्तान टीम हम उसके भरोसे पर छोड़ देंगे।
ये कौन सा मेंटेलिटी है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। लोगों लोगों की क्या सोचते हैं इस बारे में। बहरहाल फखर का तो अब स्क्वाड में अनाउंसमेंट होगी, आई होप वो अच्छा परफॉर्म करे। हम तो चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा जो उनकी फॉर्म चल रही है। क्योंकि जिस तरह पीएसएल उनका रहा है, उससे पहले भी उनकी जो उनको असल में जो उनका रोल एक डिसाइड कर दिया गया कि जाहिर बात है वो शुरू में ओपनिंग खेलते थे, तो अब उनको एक फिफ्थ या सिक्स नंबर पे लाया जा रहा है कि आप अपने पावर हिटिंग शो करें। तो जाहिर बात है जब उनका नंबर चेंज होगा तो उनकी सोच भी चेंज होगी, अप्रोच भी चेंज होगी। तो अब उनकी अप्रोच होती है कि मैं बस आके छक्के मारूं, और शाहिद अफरीदी के जो हमारी टर्म यूज होती थी शुरू में कि शाहिद अफरीदी है, शाहिद अफरीदी देख लेगा, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से वो अपना टैलेंट जाया कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जो उनकी एक इनिंग्स थी, उसके बलबूते पर उनको इतनी लॉन्ग टर्म तक कैरी किया गया है टीम के साथ। हालांकि उसके बाद उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से एक दो के अलावा कोई मेन इनिंग्स उन्होंने खेली भी नहीं है। लेकिन फिर भी 2017 के बाद आज 2024 में भी उनको कैरी ऑन किया जा रहा है टीम के साथ। तो इससे मुझे बहुत पहली बात है गिला भी है इस टीम मैनेजमेंट से कि यार आप एक अच्छे कैरियर को अच्छा कर सकते थे लेकिन ग्रूम ही नहीं कर सके, और उसके अलावा कोई पीछे बैकअप भी नहीं बना सके। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में आप हमारे पास इफ्तिखार, चाचा इफ्तिखार हैं। चाचा इफ्तिखार को आप ऑलवेज प्रेफर करेंगे फखर जमान के ऊपर, पावर हिटिंग के ऊपर। आप चाचा की अभी जो फॉर्म लगी हुई है वो किसी दिन भी किसी टीम को भी तोड़ सकते हैं। आई मीन बैटिंग के और अलावा भी फखर चाचा जमान, जो इफ्तिखार हैं वो इस वजह से वैल्यूएबल हैं कि वो अगर आपको कोई इंजर हो जाता है प्लेयर तो वो एटलीस्ट ओवर करा सकते हैं, ठीक है, और ओवर निकाल भी सकते हैं। इस तरह नहीं है कि वो आके बॉल ऐसे फेंक देंगे और स्कोर लेके वापस चले जाएंगे। बिल्कुल तो वो ऐसे, इवन बिल्कुल विकेट ऐसे भी वो निकाल देंगे। हमारे वर्ल्ड कप में, जी जी, वर्ल्ड कप में जो उनकी बॉलिंग फिगर थी वो हम्म। काबिल, मतलब कि अच्छी उन्होंने बिल्कुल। बॉलिंग करवाई। हमारे स्पिनर से बेहतर, बिल्कुल। शादाब से अच्छी बॉलिंग फिगर्स उनके रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी बैकबोन वो बने हैं स्पिनर, स्पिन अटैक हमारा उन्हीं की वजह से स्ट्रांग हुआ है थोड़ा। साइम अयूब भी हमारी तरफ से पीएसएल में उन्होंने शुरू के ओवर डाले हैं। उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो स्पिन अटैक पे तो हमारे लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से हमारी स्पिन अटैक काफी स्ट्रांग है। बाकी मिडिल ऑर्डर का मुझे अभी भी है कि आप फखर जमान को अगर प्रेफर करेंगे। आजम खान भी आ गए हैं, आपको पता है, अब उनकी भी जाहिर बात है स्क्वाड में अनाउंसमेंट हुई हुई है। उसके बाद इफ्तिखार और फखर, और चौथा जो उस्मान उस्मान खान है। क्योंकि आपके टॉप थ्री तो आपको पता है, आपके टॉप थ्री तो बिल्कुल एक तरह से आपको कहें झंडा गाड़ दिया उन्होंने कि हम टॉप थ्री में हैं। हम्म। बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान, ये आपके टॉप थ्री रहेंगे। आप बेशक अभी खिलाएं ना ही खिलाएं, वर्ल्ड कप में आपके ये टॉप थ्री रहेंगे। उसके बाद नंबर फोर फाइव पे आपको अब देखना पड़ेगा कि आपको मिडिल ऑर्डर स्टेबल करना है, तो उस्मान खान की जगह डेफिनेटली बनती है, क्योंकि उन्होंने जो पीएसएल में परफॉर्मेंसेज दी हैं वो इसी तरह अपनी टीम को हम्म। छोटे टोटल से लेकर बड़े टोटल तक लेके गए हैं, कैरी किया है पूरी टीम को। उनकी दो दो तो 90+ स्कोर है उनके पीएसएल के अंदर। तो बिल्कुल हमें एक ऐसा बंदा चाहिए नंबर चार पे। और उसके बाद देखें अगर फखर जमान की जगह बनती है आजम खान और इफ्तिखार चाचा के होते हुए, क्योंकि उसके बाद आपके पास छठे और सातवें नंबर पे शादाब और इमाद हैं। हम्म। वो भी ऑल ऐसा ऑलराउंडर बिल्कुल। खेल रहे हैं। इमाद बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे, ना कि स्पिन अटैक वाले खेलेंगे। तो इस हिसाब से अगर आपको फखर जमान के ऊपर भरोसा करना पड़ा तो आई होप वो अच्छा खेलें, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करूंगा। फखर जमान को लेके वो मिक्स राय पाई जाती है कि यार ये चल गया तो चल गया, लेकिन कितना हम टेस्ट करेंगे इनको, अगर वो 10 मैचेस में से या 15 मैचेस में से एक मैच पे चल रहे हैं तो वो कोई वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन बिल्कुल। अब आई गेस वो इसी मेंटेलिटी से उनको रखा हुआ है कि जिस मैच में जरूरत पड़ेगी उसमें चल देंगे। और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि हमें उनकी जरूरत ना पड़े और बाकी हमारा बैटिंग ऑर्डर इतना वो मजबूत रहे कि वहां तक बात ही ना आए। और नहीं मैं बस। नहीं 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 कभी मैं चाहता हूँ उनकी उनकी जरूरत पड़े हमें और वो परफॉर्म करें, लेकिन वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी है वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कब तक शो नहीं कर पाएंगे? 2017 से लेकर आज कितने, हम्म। 7 साल 8 साल हो चुके हैं। अब इनको अब परफॉर्म नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब हम एक न्यूजीलैंड का मैच आप अगर उठा लें जो अभी रिसेंटली हुआ है, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है उन्होंने, लेकिन उस वक्त जरूरत भी थी। और उस वक्त वैस उसके उसके अलावा कोई प्लेयर खेल भी नहीं सकता था, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानेंगे कि उस टाइम बिल्कुल। जो सिचुएशन थी कि डू और डाई था, कुछ ना कुछ करना ही था। तो वो उनकी परफेक्ट उनके लिए सिनेरियो बना हुआ था कि यार मारो जाके बस सीधे सीधे।
तो उस इनिंग को लेकर अगर आप रखना चाह रहे हैं उसको अगले वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे मेजर कंसर्न है। वो 50 ओवर क्रिकेट था, ये 2020 है, इसमें आपके पास टाइम भी हम्म। नहीं होगा इतना। उस वक्त उनको थोड़े आप बॉले अगर आप जाया भी कर दें तो आप कर सकते हैं। T20 में आपको जरा सा टाइम है, आपको पता है हमारे पास नहीं होता है। इसलिए मुझे इसके लिए मेजर कंसर्न है कि आप ऐसा T20 फॉर्मेट में अगर आप उनको एक बैकबोन रखेंगे अपनी मिडिल ऑर्डर की, तो वो मेरे लिए थोड़ा कंसर्न होगा। बाकी देखें आप क्या कहते हैं। आप 5 मैचेस की सीरीज है मेरे ख्याल से, तो अगर चांस देना है उनको तो अभी टेस्ट कर लें, ताकि हमें वर्ल्ड कप हम्म। स्क्वाड अनाउंस करने से पहले ही थोड़ी और क्लियरेंस आ जाए कि कौन कौन सी जगह पे बैटिंग करेगा। बाकी मुझे चाहिए कि बाबर आजम सारे मैचेस खेलें। मुझे बिल्कुल। बॉलिंग अटैक का मुझे ये है कि आप अपने रिजर्व्स को भी चेक टेस्ट कर सकते हैं सीरीज के अंदर, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है सीरीज के बाद वर्ल्ड कप में। आप जमान खान को टेस्ट कर सकते हैं। उनकी कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, डेथ ओवर्स अच्छे कराते हैं, क्योंकि आपको इंजरीज के मसाइल आते रहे हैं पिछले वर्ल्ड कप्स में भी। नसीम शाह भी अभी इंजरी से रिकवर होके आ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर उनको दोबारा कोई मसला होता है तो आपको एक रिजर्व में ऐसा बॉलर चाहिए। हारिस रऊफ भी अभी आपको फिटनेस के मसाइल के शिकार नजर आ रहे हैं। तो बॉलिंग अटैक मुझे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है इस 5 मैच सीरीज में, जो मेरा मेजर कंसर्न है। बैटिंग में हमें प्रॉपर चांस बाबर आजम और साइम अयूब को टॉप ऑफ द ऑर्डर देना चाहिए, उनको खुल के क्रिकेट खेलने देनी चाहिए। स्ट्राइक रेट जो बोलते हैं सारे के बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है, उस पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक रेट क्या चीज़ होती है। अगर आप स्ट्राइक रेट, अगर आपकी टीम ही दूसरी एंड से अगर नहीं आपको सपोर्ट करी, तो आपका स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करेगा। अगर आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी, तो बाबर आजम का हमने देखे हैं PSL में स्ट्राइक रेट काफी इंप्रूव कर चुके हैं वो। उन्होंने अपनी काफी नई शॉट्स भी इन्वेंट की हैं। तो आई होप कि वो अपना इस फॉर्म को कैरी ऑन करें और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें, और वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट डिस्कस कर लिया है, स्ट्राइक रेट वाला। और अगेन वही बात है कि अगर वो एक 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर 50-60 बना के आउट हो जाते हैं और पीछे पूरी टीम 20 स्कोर पे आउट हो जाती है, तो हमें उस स्ट्राइक रेट का कोई फायदा नहीं है। वो बेशक थोड़ा स्लो खेल रहे होते हैं, लेकिन उनकी पार्टनरशिप से हम देखते हैं कि यार 80+ स्कोर उनकी पार्टनरशिप पे बन जाता होता है ऑन एवरेज। तो ये बेशक थोड़ी सी स्ट्राइक रेट कम होती है, लेकिन फिर उसी मकसद के लिए हमने पावर हिटर नीचे रखे हुए हैं, जो कि अगेन फखर जमान की सूरत में है, चल गए तो चल गए। लेकिन इन दी एंड बात वही है कि अगर, तो मुझे भी ऐसा फील होता है, अगर बाबर आजम को सपोर्ट मिले कि उनका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है और कि वो रिकवर कर लेगा और अपने आप को संभाल लेगा, सरवाइव कर लेगा, तो वो भी स्ट्राइक रेट, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। लेकिन होपफुली अब जिस हम मिडिल ऑर्डर के साथ जा रहे हैं, ये हमें शुरू के 1-2 मैचेस में भी क्लियर हो जाएगा कि मिडिल ऑर्डर किस तरह अपने आप को संभाल रहा है और किस तरह लेके चल रहा है। लेकिन अगर तो मिडिल ऑर्डर इस तरह का चलता है कि वो अपने आप को कंपोज रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे और एक काम इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, तो आई होप कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम का हम एक अच्छा स्ट्राइक रेट देखेंगे, और रिजवान का, साइम अयूब, इन सब का। लेकिन आई गेस इसी बात के साथ हम एंड करते हैं अपनी पॉडकास्ट, और यही हम मैसेज देते हैं अपनी टीम को कि हमें थोड़ी खुशी दें वर्ल्ड कप की और सीरीज की भी, और बेहतर खेलें, और हम इनको गुड लक कहेंगे, इनको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे कि ये इसी मैं तरह खेलते रहें। एक पॉइंट बस ऐड करना, हम्म। एक पॉइंट ऐड करना चाहता था कि उस्मान खान को आपने चांस देना जरूरी है इस सीरीज में, क्योंकि वो PSL से अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। हम्म। लेकिन उनकी अगर टीम में जगह ना बनाई गई, तो जो मिडिल ऑर्डर का जो आप मसला बता रहे हैं वो लगातार रहेगा इस टीम हम्म। में। जो हमें हल करना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अलावा हमारे पास फिलहाल अभी तक कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। हमारा टॉप ऑर्डर स्ट्रांग हो चुका है, हमारा स्पिन अटैक स्ट्रांग हो चुका है, हमारा पेस अटैक स्ट्रांग हो चुका है। मसला सिर्फ मिडिल ऑर्डर का है। मिडिल लेकिन ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में अगर उस्मान खान को आज इस बार आपने प्रेफर नहीं किया, बेशक फखर के ऊपर भी, आजम खान के ऊपर भी इवन आप उसको प्रेफर करें और उसको आप मैचेस दें, वो परफॉर्मेंस देगा। मैं उसको बैक कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी कश्तियां जला के आया है UAE की। यहाँ पर भी आके अगर वो डूब गया तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। आई होप वो अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए खेले। इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया मलिक साहब, और आगे भी हमें टाइम देते रहिएगा, और इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।